हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पिछले टॉपिक को बायोट से वर्ड लो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों। सो एप्लीकेशंस ऑफ बायोट से वर्ड लो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसकी तीन मेन एप्लीकेशंस को स्टडी करने वाले हैं। ओके अब देखो, बायोट से वर्ड लो हमें क्या बताता है। बायोट से वर्ड लो हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने में हेल्प करता है। ओके ऑल्सो ये हमें डायरेक्शन निकालने में भी हेल्प करता है, जो कि करंट और दिस पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होता है। ओके आई डी एल क्रॉस आर आपको याद आ रहा हो तो ओके। तो हम अब क्या करेंगे, बायोट से वर्ड लॉ की हेल्प से इसकी कुछ मेजर एप्लीकेशंस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखो अगेन, बायोट से वर्ड लॉ इज अ वेरी यूनिवर्सल लॉ। ये बहुत हर तरह के जो करंट कैरिंग एलिमेंट्स है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ड्यू टू द सिलेबस रिस्ट्रिक्शंस हम लोग इसको केवल इन्हीं तीन बेसिक कंपोनेंट्स तक इसको सीमित रखेंगे। ओके तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि बायोट से वर्ड लॉ पहली बात तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ओके तो बायोट से वर्ड लॉ की मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि ये एक सर्कुलर लूप है, जैसे ये एक सर्कुलर लूप है। ओके टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। मान लो कि इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है किसी डायरेक्शन में। ओके आपको इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ये निकालना है। ओके विद द हेल्प ऑफ द बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो पहला एप्लीकेशन। दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे ना निकाल के एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है, वो लाइन जैसे जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अराउंड ये सर्कल बन रहा है, उस एक्सियल लाइन के ऊपर किसी भी खास डिस्टेंस के ऊपर, मान लो 1 मीटर पे 2 मीटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, तो वो हम लोग निकालेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। ओके तो ये दो एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ एनी लेंथ। ओके तो एक किसी भी लेंथ की एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा। मान लो कि ये मेरे पास ये जो मार्कर है, ये एक वायर है और इसके यहां से करंट फ्लो कर रहा है। ओके हमें पता है अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस प्रकार से ऐसे रोटेशन शो कर रहा होगा। ओके बच्चों यस। तो अब कितनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस होल वायर। अब देखो एक पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालने के लिए हेल्प कर दिया है बायोट से वर्ड लॉ ने, लेकिन इस पूरी वायर की वजह से किसी भी एक खास डिस्टेंस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द बायोट से वर्ड लॉ। ये थर्ड एप्लीकेशन रहेगी इसकी। ओके और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी किसी कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया जैसे मान लो मैं स्ट्रेट लाइन और ये सेंटर वाले केस का निकालते हैं हम लोग, तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन अगर हम बना दें तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है हमारा और मुझे इस सेंटर के ऊपर जो है निकालना है। मैंने सेमी सर्कल बना दिया। ओके तो कैसे निकालूंगा मैं, तो इस तरह से जो है हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को अभी अप्रोच करेंगे। जैसे अब मैंने मान लो कि ये एक स्क्वायर लूप बना दी। ओके तो मैंने क्या करा, 1 वायर 2 वायर 3 वायर और 4 वायर, इनका कॉम्बिनेशन कर दिया। ओके तो कॉम्बिनेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर। ओके तो देखते हैं धीरे धीरे किस प्रकार से इनको सोल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। ओके तो सेंटर के ऊपर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, हमें ये पता करना है बच्चों। तो कैसे पता करेंगे, तो देखते जाना। यस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, ये एक सर्कुलर लूप बना ली यहाँ पे। ओके इस सर्कुलर लूप का सेंटर मैंने अज्यूम कर लिया, ये है ओ पॉइंट बोल दिया इसको मैंने। इसका सर्कल का रेडियस हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम द सर्कल हैज अ रेडियस ए। ओके बच्चों अब हमें क्या करना है, अभी भी ये एक सिंपल सर्कुलर लूप है, ये करंट कैरिंग नहीं है। ओके तो इसको करंट कैरिंग कब होगा, जब इसके अंदर से एक बैटरी अटैच करूंगा मैं। तो मैं क्या करता हूं, बहुत ही एक छोटा सा इसमें कट दे देते हैं हम लोग। ओके और यहां से हम लोग 2 वायर्स निकाल देते हैं। ओके और यहां से हमने क्या करा, एक बैटरी को कर दिया कनेक्ट इस प्रकार से। ओके आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब ये करंट जो है इसके थ्रू होते हुए इस पूरे सर्कल के अंदर फ्लो करने लग जाएगा एंड लास्ट में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर कर जाएगा। ओके तो लेट अस अज्यूम कि सर्कुलर वायर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके
अब हमने क्या किया है, देयर इज अ वन वेरी स्मॉल अजम्पशन के क्या, कि जो हम ये कट ले रहे हैं ना, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, इतना स्मॉल कि इससे मेरे मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, कि मतलब ये मैंने इतना छोटा कट लिया है कि इससे मैं इस पूरे, मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि दिस इज अ कंप्लीट सर्कल। ओके, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं, देखो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी करने के लिए हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये बैटरी को आप अज्यूम कर लो कि ये एक बार के लिए नहीं है, पूरे सर्कल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होना चाहिए कि करंट को मुझे चलाने के लिए एक सेल या बैटरी की आवश्यकता रहेगी। ओके, तो देयरफॉर हम लोग अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज नॉट प्रेजेंट, और आपने इसको सिंपली ज्वाइनिंग कर दिया है इसका। ओके, ये अजम्पशन का मतलब है कि मैंने इसको ऑलमोस्ट इक्वल, बहुत ज्यादा पॉइंट्स पास, वो छोटा सा पॉइंट कट किया इसके अंदर। ओके, तो अभी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गई है मेरी। बैक ऑफ द माइंड में आपको पता होना चाहिए कि यहां से कहीं से एक बैटरी या फिर सेल कनेक्टेड है। ओके, तो आई अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर एंटर कर रहा है। ओके, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना है। ओके, तो इसके लिए आपको पहले तो बायोट से वर्ड्स लो को लिखो। ओके, तो अकॉर्डिंग, ये डेरिवेशन है आपका, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ। ओके, बायोट सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r का स्केयर। ओके, तो क्या मतलब है इसका कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट भी तो बनाना पड़ेगा ना बच्चों। तो लेट अस अज्यूम कि ये मेरा एक स्मॉल, मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट ही अज्यूम कर लिया यहाँ पे। ओके, ये एक, इसकी लेंथ जो है मैं dl मान लेता हूँ। ओके, और इसमें से करंट हमें पता ही है वो आई वैल्यू का फ्लो कर रहा है। ओके, अब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, पोजीशन वेक्टर मेरा ये रहा। ओके, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। करंट की डायरेक्शन ऊपर है, पोजीशन वेक्टर ये जा रहा है इस तरफ। एंगल बीच में कितना हो गया, 90 डिग्री का। ओके, तो एज यू कैन सी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हेयर। तो आपके पास सभी चीजें हैं, आप वैल्यू को एक बार जैसा पुट कर लो जस्ट। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dl इंटू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस की वैल्यू आपको स्पेशली गिवन है, ये a है। ओके, तो डिवाइडेड बाय a का स्केयर। ओके, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री बाय a का स्केयर। अब आप क्या करो, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू 1। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dl अपॉन a का स्केयर। ऑफ कोर्स अब आपको समझ आ रहा होगा ये वाला पार्ट। ओके, अब ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ। ओके, लेकिन मुझे इस स्मॉल लेंथ को नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी, इस पूरी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक की वजह से निकाल लिए, इंटीग्रेशन तो शो करना है, तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप कैसे आएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dB फ्रॉम 0 टू b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl बाय a का स्केयर और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहे हो। ओके, तो लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कौन सी लेंथ का, इस सरकमफ्रेंस की लेंथ का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप एक्चुअली। ओके, तो जब सरकमफ्रेंस की लेंथ कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और एंडिंग कहां पे हो रही है उसकी, 2 पाई a पे। ओके, तो 0 टू 2 पाई a। ओके बच्चों, तो अब आप जो है म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, आई 4 पाई a स्क्वायर, एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, केवल dl। तो म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू a का स्क्वायर इंटीग्रेशन dl फ्रॉम 0 टू 2 पाई a। ओके, अब आपको जस्ट लिमिट्स ही पुट करनी है यहाँ पे। ओके, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a माइनस 0। अरे 0 में 0 डिक्रीज हो रहा है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 पाई a लिख दिया हम लोगों ने। ओके, तो a से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 पाई से 4 पाई कटेगा, नीचे 2 रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट,
फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ए. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर. दोबारा लिख लेते हैं एक बार, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई ए. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए. ओके, तो इससे समझने की क्या बात है, इससे समझने की बात यह है खास कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ओके, अगर एक मार्क्स में कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का ग्राफ आपको बनाना है तो आप कैसा ग्राफ बनाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. ओके, दीज आर दी ग्राफ. बी वर्सेस आई का कोई आपसे ग्राफ बनवा रहा है तो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गोइंग अपसाइड. ओके, कोई पूछे कि इस ग्राफ की स्लोप कितनी होगी तो वो म्यू नॉट बाय 2 पाई ए के इक्वल होगी. ओके, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए से मेरे पास ये आ गया. ओके, अगर कोई पूछे कि बी वर्सेज ए का ग्राफ, बी वर्सेज ए का ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा रेडियस मैंने और बड़ा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना रहे, तो हम देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी सर्कुलर लूप थोड़े बड़े साइज की होगी तो सेंटर के ऊपर कम मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिखेगा. ओके बच्चों, तो अगर मैं बी वर्सेज ए का ग्राफ बनाना चाहूं तो B इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और यदि मैं B वर्सेज A का ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. ओके, तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन के जरिए हमने इसको समझा. ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम लोग सेंटर पे ना निकाल के एक्सियल लाइन के ऊपर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. इसमें आपको समझ आ गया होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. करंट जितना ज्यादा होगा जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होना चाहिए. ओके, अच्छा, और रेडियस जितना ज्यादा होगा, जितना बड़े साइज का आपका लूप होगा सेंटर के ऊपर, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्जर्व होगा. ओके, तो दिस इज द केस फर्स्ट. नाउ लेट अस डू द केस नंबर 2. ओके बच्चों, तो बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स एक्सियल लाइन. ओके, तो एक्सियल लाइन आपको मैंने बताया था अभी भी, क्या होती है एक्सियल लाइन, कि जैसे आपके पास ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसकी एक्सिस है ये जैसे. ओके, इसकी एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन जो इसकी एक्सिस से पास हो रही है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं. ओके, तो मान लो कि मुझे इस एक्सिस के ये सेंटर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर मान लो कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो देखते हैं इसको. जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक लूप है. ओके, इस लूप के अंदर सबसे पहले तो मैं इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं इस लूप के. तो दिस इज अ लूप ऑफ रेडियस a. ओके, इसका रेडियस a दिया गया है. ओके, और लेट्स अज्यूम कि इससे जो है I अमाउंट ऑफ करंट जो है इसके अंदर रोटेशन शो कर रहा है इस तरह से. ओके, I अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर से रोटेशन शो कर रहा है. मैं क्या चाहता हूँ, एक्सियल लाइन के ऊपर एक r डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, लेट अस से कि इसको मैं P बोल देता हूँ इस पॉइंट को. ओके, तो इस P पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप. ओके, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो वो I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. ओके बच्चों, तो लेट अस अज्यूम कि करंट, अब देखो जाहिर सी बात है करंट इधर जा रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है. ओके, ऊपर ये और नीचे की तरफ से इस तरह से. आपको आई होप ये आपको इमेजिन हो रहा होगा माइंड में कि जैसे अगर ये एक लूप है तो मैं इसके सेंटर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर, सेंटर से एक्सियल लाइन के ऊपर किसी डिस्टेंस के ऊपर निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते होंगे इसके ऊपर. ओके, और करंट जो है कुछ इस तरह से इसके अंदर फ्लो कर रहा है. तो ऊपर से देखता हूँ तो करंट की डायरेक्शन ये दिखती है मुझे, नीचे से देखता हूँ तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ दिखती है. तो देखो करंट कुछ इस तरह से ये रोटेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. ओके, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट की वजह से मैं जो है DL जो सबसे अपर मोस्ट एलिमेंट है, ओके, इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ सबसे पहले. तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो अगर ये मेरा करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या करा, सबसे पहले इस पॉइंट को, जिस भी पॉइंट पे निकालना है उसको एक लाइन ज्वाइन करते हुए इमेजिनरी ज्वाइन करेंगे हम लोग. तो ये एक हमने इमेजिनरी लाइन से पॉइंट P तक ज्वाइन कर दिया. ओके, लेट अस अज्यूम कि ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. ओके, तो
अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ओके, आपको बायोट सेवर्ट लॉ जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड डीबी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर होता था, ओके, बाय आर का क्यूब। तो डी एल क्रॉस आर का मतलब क्या हो गया कि आप जो है सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में हाथ करें, पोजीशन वेक्टर की तरफ रोटेट करें, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है आप देख रहे हो कि ये इन दिस डायरेक्शन योर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर कहीं पर कुछ इस जगह पर समथिंग रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट बाय 4 बाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ओके। तो यहां तक आप, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ओके। अब मैं क्या अज्यूम करता हूं कि ये जो एंगल है इसके आर वेक्टर और स्मॉल आर वेक्टर के बीच में, दिस एंगल इज एल्फा, ओके। अब क्या करते हैं, इस डीबी, ये मैंने एक तो इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक ये इस जगह इस तरह एंगल ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये एक मैथमेटिकल की थ्योरम है, जो भी दो लाइंस के बीच में एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम ही एंगल बनता है, ओके। तो मतलब अगर जैसे ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा, ओके। तो अगर ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा बच्चों, ओके। तो ये dB है, तो अगर मैं इधर बात करूं तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या आएगा, dB कोस अल्फा। इधर लिखना चाहूं तो dB साइन अल्फा, ओके। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा हो रहा होगा कि क्यों ये साइन अल्फा है, क्योंकि ये देखो, जो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये मैंने एक दो लाइंस थी आपस में परपेंडिकुलर, मैंने नीचे वाली लाइन को अगर अल्फा से शिफ्ट करता हूं तो उसका परपेंडिकुलर भी तो अल्फा एंगल से ही शिफ्ट होगा ना, ओके। तो इस तरह से अगर ये एंगल अल्फा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल अल्फा ही बनता है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है वो dB कोस अल्फा है, जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है वो dB साइन अल्फा है, ओके। तो ये आ रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अपर वायर dB, ओके। अगर यही पर मैं नीचे की वायर की वजह से अगर कंसिडर करूं मैं, तो फिर क्या होगा, मैं फिर से किस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ओके। फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस जगह पे आएगी, उसका जो है एक कंपोनेंट नीचे बनेगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ओके। तो देयरफॉर अगर मैं देख रहा हूं कि जब मैं इंटीग्रेट करने लगूंगा तो क्या होगा, कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कौन से, सिर्फ साइन अल्फा वाले कंपोनेंट्स, ओके। तो अगर मैं अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैं सिर्फ dB साइन अल्फा को इंटीग्रेट करके भी निकाल सकता हूं, ओके। तो देखते हैं अब किस तरह से हमको कंसीडर करना है इसको, मैग्नेटिक फील्ड को। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके आप लोग सुने कि क्यों dB साइन अल्फा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dB का इंटीग्रेशन, ओके। क्योंकि dB कोस अल्फा वाले जब इंटीग्रेट, जब मैं पूरे पे कर रहा हूँ, जब मैं हर एक की वजह से इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि सारे की वैल्यूज मैग्नेटिक फील्ड से निकाल के सबको सम कर रहा हूँ, तो कोस अल्फा वाले कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ साइन अल्फा वाले कंपोनेंट्स बचेंगे, ओके। तो अभी देखें हम इसको किस तरह से लिखते हैं इसी बात को, ओके। तो यस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द loop, of course it is a current carrying circular loop at its axial line must be equal to what, it must be equal to integration of dB, okay। अब हमें ये भी पता है दैट वी नो, अभी हमने जस्ट अभी यही चीज को डिस्कस करा कि जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँगा उस समय पर कोस अल्फा वाले कंपोनेंट गायब हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ साइन अल्फा वाले कंपोनेंट। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज इक्वल टू dB साइन अल्फा, ओके। अब आपको क्या करना है, सिर्फ dB और साइन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है और इंटीग्रेट कर देना है एंड योर वर्क इज डन, ओके, वेरी इजीली। सो सबसे पहले बाय बायोट सेवर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, ओके। करंट एलिमेंट में और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, दिस इज द एंगल, ओके। ये दिस इज द एंगल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। थीटा किसके बीच में एंगल होता था, करंट के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो उनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है, जाहिर सी बात है, ओके। तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय जो भी बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर का स्केयर, ओके।
तो ये है आपका dB। ओके, इसको हम लोग पुट करने वाले हैं अभी 2 मिनट में अपने, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने अभी अभी जस्ट देखा है। ओके, ये दो चीज़ें मिल चुकी हैं मुझे। अब साइन अल्फा लिखते हैं हम लोग, क्या है साइन ऑफ अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपके अब ये अल्फा है, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज है स्मॉल आर। ओके, तो देयरफॉर साइन अल्फा इज नथिंग बट ए अपॉन स्मॉल आर। ओके, आप इस साइन अल्फा की वैल्यू उठा के, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, इसमें पुट करने के लिए आप इसको डायरेक्टली पुट कर दो, योर वर्क इज़ वेरी इजीली डन। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग 1, 2 एंड 3 इन दिस इक्वेशन। ओके, सो पुटिंग 1, 2 and 3, I'm sorry there is a little bit less space है available here, so थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। पुटिंग 1, 2 and 3 we get। ओके, तो b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट 1, तो हम लोग उसको डायरेक्टली 1 ही पुट कर देते हैं यहाँ पे एक बार। ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे स्मॉल आर का स्क्वायर है, इनटू, अब साइन अल्फा देखो यहाँ पे हमने ये तो dB की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, दिस इज dB। ओके, अब साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें तो वो आएगा हमारे पास a अपॉन स्मॉल r। ओके, तो अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेशन ही तो करना है हमें, तो लेट अस डू। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू ए डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, इसका इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, कहाँ से कहाँ तक। ओके, अब इंटीग्रेशन मुझे लेंथ का इंटीग्रेशन करना है, किस लेंथ का, इस सर्कुलर लेंथ का। ओके, तो पिछले केस की तरह यहाँ पर भी डीएल का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए ही तो आएगा ना। ओके, फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए। कौन कौन सी चीज़ें कॉन्स्टेंट रह रही हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज अ कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज कॉन्स्टेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉन्स्टेंट। अब ये जो r है, ओके, अब मैंने ये सेंट्रल वैल्यू से r की वैल्यू को कांस्टेंट चूज करा है ना अपनी मर्जी से, तो r कांस्टेंट है तो स्मॉल r भी कांस्टेंट ही रहेगा हर एक पॉइंट के लिए, तो देयरफॉर सभी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, केवल dl बचेगा अंदर की तरफ। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ए बाय स्मॉल r का क्यूब इंटू इंटीग्रेशन dl फ्रॉम 0 टू 2 पाई ए। ओके, अब आप इसकी जस्ट वैल्यू को पुट करें एंड योर वर्क इज डन। सो इसके लिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल है, लिख लेते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू ए इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का क्यूब। ओके, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काटें और अपना रिजल्ट लिख दें यहाँ पे। तो इसको हम लोग एक और बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ओके, इसको अब मैं आगे इस जगह पे कंसीडर कर रहा हूँ आगे। ओके, तो b इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल r का क्यूब। ओके, अब आप स्मॉल r लिखना चाहिए या कैपिटल R और a की टर्म्स में लिखना चाहे, दिस इज योर चॉइस। तो स्मॉल r इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर इंटू 3/2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा कैसे करा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब था, स्मॉल r की वैल्यू को मैंने जस्ट पुट करा है यहाँ पे, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है। ओके, तो दिस इज योर स्मॉल लिटिल डेरिवेशन। कैसे, कुछ नहीं करा हमने, जस्ट जो है सबसे पहले डायग्राम का खेल है सारा। अगर आपको डायग्राम अच्छे समझ आ गया तो बहुत ईजिली आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ आ जाएगा। कैसे कि ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर थी, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर मुझे निकालना है। आपने क्या करा, किसी भी एक पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो dB डायरेक्शन में था। फिर आपने एक एंगल चूज करा अल्फा, तो ये एंगल भी परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल अल्फा हो गया। ओके, फिर आपने ये देखा कि उसका y एक्सिस में कंपोनेंट कोस अल्फा है,
एक्स एक्सिस में कंपोनेंट साइन अल्फा है। ओके बच्चों, अब जब भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि कोस अल्फा वाले कंपोनेंट्स तो आपस में कट के कैंसिल हो जाएंगे। कि देखो हर एक सर्कुलर लूप के, जैसे देखो मान लो इसके लिए जो है जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो कोस अल्फा को काटता जाएगा, इस वाले के लिए इधर वाला काटता जाएगा, इस वाले के लिए यहाँ वाला काटता जाएगा। ओके, तो देयरफॉर कोस अल्फा कंपोनेंट के लिए जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाला जो कोस अल्फा है वो कट कर देगा उसको। ओके, तो देयरफॉर मेरे पास सिर्फ साइन अल्फा ही बचेगा आफ्टर इंटीग्रेशन। तो मैं स्टार्टिंग से ही साइन अल्फा लेके चलता हूँ, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन जाएगा। ओके, तो हमने साइन अल्फा को पुट कर दिया यहाँ पे, सोल्व करा और रिजल्ट निकाल लिया बहुत इजीली तरीके से। ओके, हाँ, अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्यों पुट करी, अगर आप इसके अंदर फिर से कंसिडर करें तो ये मान लो आपके पास ये एक इस तरह से था। ओके, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ओके, आपका रेडियस वेक्टर यहाँ है। ओके, आप इस तरह से कुछ देख पाएँ इसके अंदर, तो लाइक दिस इज योर पॉइंट। ओके, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, 3D में आपको समझ आएगा ये। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल इसमें बन रहा है, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट करनी है फॉर श्योर। ओके, तो इसके अंदर इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन हो गया। ओके, यस दिस, इसी केस को आप लोग फिर से जो है, अगर आपको चाहते हैं कि भाई मुझे इससे इसी केस से आप लोग एट द सेंटर वाला केस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, स्पेशल केस के अंदर आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, आप जस्ट आर की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो ये सेंटर पे आ जाएगा, तो आप देखोगे कि आपके पास रिजल्ट फिर से सेम ही आ रहा है। ओके, तो आप इसको देखेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 2a ही बन रहा है उस टाइम पे भी। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे डिराइव करने के बाद, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल r का क्यूब, या फिर 2 टाइम्स r कैपिटल R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का की पावर 3/2। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस को समझते हैं। ओके, तो पहला स्पेशल केस है हमारा कि अगर मेरे पास सिंगल लूप ना हो के ऐसी 100 या 200 लूप्स हो जिनकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर n सच लूप्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो अगर एक वायर की वजह से इतना आ रहा है तो n वायर की वजह से n टाइम्स आ जाएगा, 100 की वजह से 100 टाइम्स हो जाएगा ना। ओके, तो मैग्नेटिक फॉर n सच लूप मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, इसके अंदर बस एक n मल्टीप्लाई कर दो, NIA स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। ओके, तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n सच लूप्स। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड स्पेशल केस पे, जिसके अंदर अगर मैं ये अज्यूम करूं कि इफ दिस R इज वेरी वेरी लेस देन A, यानी कि मतलब ये बहुत ही छोटा है, ये ऑलमोस्ट सेंटर के पास ही पहुंच गया। ओके, तो इफ R is very very less than small a। ओके, यानी कि ये जो R इतना छोटा है कि उसको मैंने बिल्कुल सेंटर के नजदीक ला के रख दिया है उसने। ओके, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर मैं क्या चेंज करूंगा, अब देखो R इज वेरी वेरी लेस देन है तो मैं उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकता हूं, तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा कि वो है ही नहीं यहाँ पे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज अप्रोक्सीमेटली योर आंसर। ओके, तो अब 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बचेगा आपका म्यू नॉट n i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a क्यूब। ओके, सो a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो b इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, ये देखो दिस इज द फॉर्मूला जो अभी आपने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, जब r की वैल्यू को आपने 0 पुट कर दिया तो आप ऑलमोस्ट सेंटर के ऊपर ही पहुंच गए ना, तो देयरफॉर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका किसके इक्वल आ रहा है कि मतलब सेंटर या उसके नजदीक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I/2a होता है सिंगल लूप के लिए। 100 लूप्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आपने ये सेकंड केस करा अपना। ओके, ये था जब r इज वेरी वेरी लेस देन है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है कि बहुत ही ज्यादा दूर है सर्कुलर लूप से। ओके, जिस डिस्टेंस पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो थर्ड केस में हमारा क्या करने वाले हैं हम लोग, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ओके, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, a को नेग्लिजिबल मान के गायब कर दूंगा यहाँ पे। ओके, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से स्क्वायर से 1/2 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास फॉर्मूला, म्यू नॉट n
IA² डिवाइडेड बाय बच्चों 2r का क्यूब। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं अज्यूम करूं कि मुझे एक सर्कुलर रूप से बहुत ही ज्यादा दूरी पे कभी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देख रहा हूं मैं कैसे वेरी कर रहा है, 1/r³ की तरह वेरी कर रहा है। ओके, तो देखो दिस इज एक्टिंग लाइक 1/r³। ओके, तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो 1/r³ की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में वेरी करता था? ओके, तो 1/r³ की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता था आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। ओके, तो देयरफॉर मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं कि दिस सर्कुलर लूप इज एक्चुअली एक्टिंग एज नथिंग बट एन मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रही है। हम लोग इसी चीज को आगे और भी डेवलप करेंगे कि कैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क कर रही है। मैग्नेटिक डाइपोल होने का मतलब जिसके दो पोल्स हो। ओके, अब इसके दो पोल्स कैसे हो सकते हैं? एक ये तो एक सर्कुलर लूप है भाई, एक लूप के अंदर पोल होने का मतलब क्या है? ओके, तो एक पोल अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक पोल की बात करूं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ओके, तो नॉर्थ पोल बाय डेफिनेशन क्या होता है? जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। ओके, और साउथ पोल बेसिकली क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। ओके, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग जो लूप है, इसके अंदर भी तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि देखो मैग्नेटिक, आपको पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इससे इस तरह से निकल रहा होगा। ओके, और यही पता है मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रोटेट करके इसी के अंदर वापसी भी आ रहे होंगे। ओके, तो अगर मैं इस तरफ से जब देखता हूं इस सर्कुलर लूप को, तो मुझे क्या दिखता है? मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ एग्जिट कर रहा है। ओके, मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे क्या मुझे क्या लगेगा कि दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ओके, और घूमने के बाद जब इसके अंदर एंटर करेगा तो जिसके अंदर जा रहा है तो मुझे क्या दिखेगा? ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ओके, तो देयरफॉर दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैग्नेट, जो आपने आप देखे हैं अपने घरों में, तो उसके अंदर भी तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ओके, अब आप इसको कट करो तो भी आप नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। आप वायर को बस बीच में से टुकड़े कर दो तो आप दो छोटे छोटे वायर्स एलिमेंट बना सकते हो, बट स्टिल देयर विल बी अ मैग्नेट। आप कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, जैसा कि रियल मैग्नेट्स के केस में होता है। ओके, तो आई होप ये एनालॉजी आपको अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही होगी कि क्या कि किस तरह से एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह काम कर रही है, जैसे जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड एक बार बाहर जा रहा है और घूम के उसके अंदर एंटर कर रहा है। ओके, तो जो जिससे एग्जिट कर रहा है उसको हम लोग नॉर्थ पोल ऑफ सर्कुलर लूप बोलते हैं, जिसके अंदर एंटर कर रहा है उसको साउथ पोल ऑफ सर्कुलर करंट लूप बोलते हैं। ओके, आई होप ये आपको लूप्स के केस में भी नॉर्थ और साउथ पोल निकालना क्लियर हो रहा होगा। ओके, अगर मैं आपसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछूं इसके केस में, तो आप कैसे निकालोगे? आप देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी जाहिर सी बात है डीवी साइन अल्फा कंपोनेंट बच रहे हैं, तो सिर्फ उसी की डायरेक्शन में ही तो होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस एलिमेंट। ओके, रेडियस के परपेंडिकुलर होंगे हर रेडियस के। ओके, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला। अब इसके कुछ एक आधा और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करते हैं, दोनों ही केसेस के। जब हमने इस केस के जब हम सेंटर के ऊपर हैं, और दूसरा जब हम इस तरह से इस केस के जब हम एक्सियल लाइन के ऊपर है, दोनों का एक एक न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक चीज होती है जो इसको बोलते हैं हम लोग हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके, हेल्महोल्ट्ज कॉइल आर यूज्ड टू कन्फाइन द प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा को कैसे कन्फाइन करते हैं ये तो आपको कभी और डिटेल की बात है, बट ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, आपको पहली बात तो प्लाज्मा होता क्या है? दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इसको यूज करके हम लोग जो है, जो आपने एटम बॉम्ब्स बोलते हैं ना, एटम बॉम्ब्स जो है इसको यूज करके, इस प्लाज्मा को यूज करके जो है एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है इज अ वेरी यूजफुल थिंग, लेकिन उसको कन्फाइन करना, ये इतने उसमें क्या होता है कि ना बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर्ड आयंस होते हैं, तो मुझे उसको कन्फाइन करना, एक जगह पर रखूंगा मैं उस प्लाज्मा को, एक बोतल के अंदर मैंने मान लो प्लाज्मा बना के रख दिया, एक लिक्विड है लिक्विड फॉर्म में, तो मैंने उसको क्या होगा, वो बोतल को जला दें क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म है, सन इज लाइक अ प्लाज्मा, तो वो इतनी ज्यादा हीट है उसके अंदर, तो मुझे उसको कन्फाइन करना है एक जगह पे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें उसमें हेल्प करता है। ओके, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया है जिसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल बेसिकली क्या होता है, वो प्लाज्मा को कैसे कन्फाइन करते हैं वो बाद की बात है, बट अभी वो दिखते कैसे हम सिर्फ ये देखते हैं। तो उसमें क्या रहता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर, वी हैव टू कॉइल्स, एक तो ये है और दूसरा ये है। ओके, प्लेस्ड एक्सिली टू ईच अदर, मतलब आप मान सकते हैं कि जैसे ये एक सर्कुलर लूप है,
तो इसी के सामने जो है एक और करंट कैरिंग लूप हमने इस तरह से रख दी यहाँ पे इस जगह पे। ओके, तो दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स जब हम इस तरह से रख देते हैं तो इस अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कोइल्स बोला जाता है। ओके, तो दिस इज द हेल्महोल्ट्ज कोइल अरेंजमेंट। तो इन दोनों का रेडियस इन जनरली सेम ही रखा जाता है, तो हम इसको ए ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इससे जो है ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो हमारा 2a है। ओके, अब आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन ऑफ दिस ताकि आप लोग इसको कंसिडर कर सकें। ये 2a डिस्टेंस मान लेते हैं हम इसके ऊपर है, तो आपको जो है इनके सेंटर के ऊपर यानी कि a डिस्टेंस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो आपने मुझे बताना है। तो कैसे बताएंगे? ओके, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस थिंग। तो सबसे पहले ये एक करंट कैरिंग लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये भी एक करंट कैरिंग लूप है, अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, तो देखें कि इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है मेरा। ओके, और इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ जा रहा है, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला उनको ऐड कर देना है, तो हेल्महोल्ट्ज कोइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल जाएगा अगर वो सेम ही डायरेक्शन में करंट है तो। ओके, दिस इज आई, दिस इज आई। तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी कैसे आ रही है, अगर मैं फर्स्ट की वजह से निकालूं तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, इसको मैं कॉइल 1 बोल देता हूँ, इसको कॉइल 2 बोल देता हूँ। ओके, तो इसको B1 बोल देता हूँ। ओके, अच्छा R की वैल्यू क्या होगी हियर, R इज इक्वल टू ए, सेंटर से कितना डिस्टेंस है A वैल्यू का, हियर R इज इक्वल टू A है। ओके, अब इसी तरह से ये जो दूसरी कॉइल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे मिल गई, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी B2 अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, क्योंकि सारे पैरामीटर सेम ही हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इनके अगर देखो टोटल डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस भी तो a ही रहेगा ना आपका। ओके, तो देयरफॉर हियर आल्सो r इज इक्वल टू a। तो B1 और B2 की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सम ऑफ देम, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू थिंग्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब आप r की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, तो लेट अस पुट इट म्यू नॉट। अब देखो मैंने यहाँ से 2 गायब कर दिया है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 2 कहाँ गया, इनको ऐड करने के बाद 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2 आ रही है। ओके, तो लेट अस सॉल्व इट। म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर की पावर 3/2 आ रहा है। ओके, तो 2 की पावर 3/2, a की पावर 3, तो लेट अस राइट दिस डाउन। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 3/2, a के स्क्वायर के ऊपर भी पावर आ जाएगी 3/2, जिसको हम लोग बाद में a का क्यूब भी कर देंगे लास्ट में। ए स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, तो हेल्महोल्ट्ज कोइल की वजह से जिसके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 इंटू ए। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस हेल्महोल्ट्ज कोइल। ओके, ये था हमारा हेल्महोल्ट्ज कोइल का केस। एक और इसी तरह से हम लोग केस पिछले वाले केस का करते हैं, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड वाले का, थोड़ा सा उसका वेरिएशन एक और ट्राई करते हैं। तो लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक और इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं और इसी तरह के एक हमारे इंटरेस्टिंग से स्पेशल केस को। तो ये है हमारा केस कि क्या रहता है कि ये इमेजिन करो ये आपके पास एक ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। ओके, अब के क्या करा हमने, इसके अंदर ही एक और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर रख दी, लेकिन परपेंडिकुलर इसके। देखो कैसे, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, हमने क्या करा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से एक और करंट कैरिंग वायर रख दी इसके बीचों बीच। ओके, सेम रेडियस की। तो ओके, तो आप आई होप ये आपको इमेजिन हो रही होगी कैसे कि ये मैंने क्या करा, ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा था, एक और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है अब। ओके, तो इस दोनों को हमने साथ में ज्वाइन कर दिया, तो ये है हमारा सेंटर इसका। तो
ये माइंड में आपके क्लियर हो रहा होगा आई गेस। ओके, तो इसके अंदर से ये करंट फ्लो कर रहा है मेरा, इसके अंदर से भी इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है मेरा। ओके, दोनों का ही रेडियस जो है वो ए है, क्योंकि वो आपको दिख ही रहा होगा दोनों टच कर रहे हैं, तो दोनों का रेडियस ए है। ओके, तो अब आपको जो है क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर निकालना है ड्यू टू दिस कम्बिनेशन। तो कैसे निकालेंगे? ओके, सबसे पहले इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ मैं, तो मैं इस अपर वायर को बोल देता हूँ लूप नंबर 1 और जिस हॉरिजॉन्टल वायर को बोल देता हूँ लूप नंबर 2। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट द सेंटर कितना आएगा? सेम ही 2 के इक्वल आएगा। B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2a। सेंटर के ऊपर जो है म्यू नॉट आई बाय 2 ऑफ द 2 टाइम्स रेडियस आता है, तो वो दोनों का सेम आ रहा है। ओके, मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन इज डिफरेंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो डायरेक्शन को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना मुझे। तो देखो कैसे, ये हमारे पास जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ रही है? आउटसाइड गोइंग। ओके, आपकी तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से। तो आप उसको आउटसाइड गोइंग मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, यहीं पर जो है अब हमारे पास ये जो लूप दे रखी है इस तरह से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड गोइंग, तो ये B2 हो गया। आउटसाइड गोइंग जो है वो B1 है। ओके, दोनों के बीच में एंगल देखो कैसे कि एक तो बाहर आ रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री एंगल हम लोगों ने पुट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्केयर प्लस B2 स्केयर। ओके, क्योंकि दोनों सेम है, तो दिस इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स B1 विच इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स ए। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का एक छोटा सा और न्यूमेरिकल। ओके, तो आई होप ये वाले पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। ओके, इसी तरह के और क्वेश्चंस को हम लोग, जो भी हमने एक पार्ट रह गया इसके अंदर क्या, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं निकाला है और उसके न्यूमेरिकल्स अभी हमने नहीं करे हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी आगे ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन पार्ट्स को स्टडी कीजिए और इनके जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।